अब आपको बताते हैं कि पंजाब के चुनाव में इस बार कौन से मुद्दे हावी होंगे। अब मुद्दे देख लीजिए। 65% लोग बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं। 2017 में जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी तब उसका नारा था घर घर नौकरी, लेकिन आज 5 साल बाद पंजाब में बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश से भी लगभग 3% ज्यादा है और ये 7.4% है। यानी हर 100 लोग जो कोई ना कोई काम कर सकते हैं, काम करने के काबिल हैं, उनमें से लगभग 7 लोग बेरोजगार हैं पंजाब में। 58% लोग मानते हैं कि चुनाव में महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा होगा। हमारे ओपिनियन पोल में 54% लोगों ने नशाखोरी को भी सबसे बड़ा मुद्दा बताया है। वैसे तो यह मुद्दा पिछले 35-40 साल से पंजाब के लगभग सभी विधानसभा चुनावों में महत्वपूर्ण रहता है, लेकिन इस बार लोगों के बीच इस पर बहुत चर्चा हो रही है। और पाकिस्तान से पंजाब में अवैध तरीके से ड्रग्स की सप्लाई होती है और हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के 75% युवा कम से कम एक बार ड्रग्स का सेवन कर चुके हैं। इसलिए इस मुद्दे को कोई भी पार्टी नजरअंदाज कर नहीं सकती। पंजाब में 55% लोगों ने बेअदबी को सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा माना है। सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब के अपमान को बेअदबी माना जाता है और पिछले महीने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर और कपूरथला के गुरुद्वारे में बेअदबी का मामला सामने आने पर 2 आरोपियों की पीट कर हत्या कर दी गई थी और उस समय सभी राजनीतिक दलों के नेता इस लिंचिंग पर खामोश थे। और खामोश इसलिए थे क्योंकि वो जानते हैं कि पंजाब के लोग बेअदबी को बहुत गंभीरता से लेते हैं। ये चुनावी मुद्दा रहेगा, इसलिए पंजाब के एक भी नेता ने और एक भी पार्टी ने इस घटना को लिंचिंग कहने की हिम्मत नहीं दिखाई। बेअदबी के अलावा 32% लोग मानते हैं कि इस बार चुनाव में कृषि और किसान सबसे बड़ा मुद्दा होंगे। पंजाब की 65% आबादी कृषि से जुड़ी हुई है और केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ जो किसान आंदोलन हुआ था वो पंजाब से ही शुरू हुआ था। फिलहाल तो यह आंदोलन समाप्त हो गया है, लेकिन ओपिनियन पोल के मुताबिक ये मुद्दा अब भी पंजाब के चुनाव में अपना असर जरूर डालेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ये कृषि कानून वापस तो ले लिए, लेकिन अभी भी ये बड़ा मुद्दा वहां पर रहेगा। ओपिनियन पोल के मुताबिक पंजाब में कौन जीत रहा है, अब ये जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार और करना होगा, लेकिन आपके लिए आज हम ये हिंट पहले देना चाहते हैं कि इस बार पंजाब में कांग्रेस के लिए सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। चन्नी ने तो अपना हिसाब किताब बहुत अच्छा कर लिया, लेकिन कांग्रेस थोड़ा पीछे छूट गई है और पंजाब में इस बार का चुनावी मैच 2 टीमों के बीच नहीं बल्कि 3 टीमों के बीच होगा। यानी पंजाब में इस बार चुनाव में काफी भीड़ है और यह मैच जो होगा ये सुपर ओवर तक जा सकता है। इसलिए पंजाब को समझने के लिए पहले आपको उसके इन तीनों क्षेत्रों की स्थिति समझनी होगी, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया। सबसे पहले देखिए मालवा क्षेत्र, जहां 15 जिलों में सबसे ज्यादा 69 सीटें हैं। इन 15 जिलों में पंजाब का फिरोजपुर भी है, जहां प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में हाल ही में चूक हुई थी। इसके अलावा लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब, मोगा, संगरूर और पटियाला जैसे जिले भी इसी क्षेत्र में हैं। ये क्षेत्र 2 और वजहों से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, पिछले 30 वर्षों में पंजाब को जितने भी मुख्यमंत्री मिले हैं वो यहीं से आते थे और दूसरा, ऐसा कहा जाता है कि किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा किसान भी इसी क्षेत्र से दिल्ली की सीमाओं पर पहुंचे थे। पंजाब का सबसे बड़ा किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन, उग्राहा और संयुक्त किसान मोर्चा पंजाब के इसी मालवा क्षेत्र से आते हैं। पंजाब में सभी पार्टियों के जितने भी बड़े चेहरे हैं वो मालवा से आते हैं। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, अकाली दल के नेता सुखबीर बादल, कैप्टन अमरिंदर सिंह और भगवंत मान मालवा क्षेत्र से ही आते हैं। 2017 में यहां कांग्रेस को सबसे ज्यादा लगभग 37% वोट मिले थे, अकाली दल को 26%, आम आदमी पार्टी को 27% और बीजेपी को 3% वोट मिले थे। लेकिन हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक इस बार कांग्रेस को इस क्षेत्र में काफी बड़ा नुकसान हो सकता है और इस बार कांग्रेस का वोट शेयर 29% तक रह सकता है। यानी सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी को यहां 8% वोटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। एक तरफ कांग्रेस का वोट शेयर कम हो रहा है तो दूसरी तरफ ओपिनियन पोल में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 9% बढ़ने का अनुमान है। यह 27% से 36% तक पहुंच सकता है। यानी आम आदमी पार्टी के लिए इस बार बहुत अच्छा मौका है। लगभग जितने वोट कांग्रेस के कम हो रहे हैं उतने ही वोट आम आदमी पार्टी के वोट परसेंटेज में बढ़ रहे हैं और इसका सीधा सा गणित यह है कि आम आदमी पार्टी इस बार मालवा में कांग्रेस के वोट काट रही है और कांग्रेस को जबरदस्त नुकसान दे रही है। अकाली दल को भी इस बार 26% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी का वोट शेयर इस क्षेत्र में
1% तक बढ़ सकता है और ये 3 से 4% हो सकता है। बीजेपी यहां पर कोई बहुत बड़ी प्लेयर नहीं है। बीजेपी वैसे भी पंजाब में जूनियर पार्टनर ही रही है। पहले अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन होता था। अकाली दल सीनियर पार्टनर थी और बीजेपी जूनियर पार्टनर थी। हालांकि वोट शेयर बढ़ने से सीटें बढ़ेंगी या नहीं, अब आप ये समझिए। 2017 में कांग्रेस को मालवा की 69 सीटों में से 40 सीटें मिली थी। आम आदमी पार्टी को 18, अकाली दल को 8 और बीजेपी को 1 सीट मिली थी। लेकिन ओपिनियन पोल के मुताबिक इस बार सीटों की संख्या पूरी तरह बदल जाएगी। इस बार कांग्रेस को यहां से 19 से 21 सीटें मिल सकती हैं, अकाली दल को 13 से 14 सीटें, आम आदमी पार्टी को 28 से 30 सीटें और बीजेपी को 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं। यानी सबसे जो बड़ा फायदा है इस क्षेत्र में वो मिल रहा है आम आदमी पार्टी को। देखिए 10 से 12 सीटों का फायदा हो रहा है और कांग्रेस को 19 से 21 सीटों का नुकसान हो रहा है। यानी कांग्रेस माइनस में जा रही है। सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस का है, जबकि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी मालवा में सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पार्टी मालवा में जीतती है चुनाव के बाद उस पार्टी की सरकार बनने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। इसलिए यह समझिए कि मालवा को जीतना बहुत जरूरी है। मालवा में सबसे ज्यादा सीटें भी हैं, मालवा सबसे बड़ा क्षेत्र भी है। इसलिए अगर आम आदमी पार्टी मालवा में सबसे बड़ी पार्टी है तो इसका मतलब सत्ता तक उसकी पहुंच सबसे आसान हो जाएगी। अब आपको माझा क्षेत्र का ओपिनियन पोल दिखाते हैं। पंजाब के माझा क्षेत्र की पहचान ऐतिहासिक गुरुद्वारों के लिए है। यहां अमृतसर का स्वर्ण मंदिर और करतारपुर कॉरिडोर है और इस क्षेत्र में कुल मिलाकर 25 सीटें हैं। पिछली बार यह क्षेत्र पूरी तरह से कांग्रेस के नाम रहा था। 2017 में कांग्रेस को यहां 46%, अकाली दल को 25%, आम आदमी पार्टी को 14% और बीजेपी को 10% वोट मिले थे। लेकिन ओपिनियन पोल में इस बार माझा में कांग्रेस का वोट शेयर 13% कम होकर 33% तक हो सकता है। यानी यहां भी कांग्रेस को जबरदस्त नुकसान है, -13%, जबकि आम आदमी पार्टी का वोट शेयर लगभग इतना ही बढ़कर 26% तक हो सकता है। देखिए, जितना नुकसान कांग्रेस को हुआ है उतना ही फायदा आम आदमी पार्टी को हो रहा है। कांग्रेस -13 और आम आदमी पार्टी +12। यानी मालवा की तरह माझा में भी कांग्रेस को जितने वोटों का नुकसान हो रहा है उतने ही वोटों का फायदा आम आदमी पार्टी को हो रहा है। कांग्रेस का नुकसान और आम आदमी पार्टी का फायदा। इसके अलावा अकाली दल का वोट शेयर भी 25 से 31% तक पहुंच सकता है, जबकि बीजेपी का वोट शेयर 10 से 6% पर गिर सकता है। पिछली बार बीजेपी और अकाली दल ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं और ओपिनियन पोल से लगता है कि बीजेपी को अलग चुनाव लड़ने का, अकाली दल से अलग होने का नुकसान ही हो रहा है। जबकि अकाली दल ने किसान आंदोलन का जो समर्थन किया था और सरकार से वो जो बाहर निकले थे गठबंधन सरकार से, और उन्होंने जिस तरह से गठबंधन को तोड़ दिया था, इससे अकाली दल को फायदा हुआ है। 2017 में कांग्रेस को माझा की 25 सीटों में से 22 सीटें मिली थी। अकाली दल को 2 सीट मिली थी, बीजेपी को 1 मिली थी। आम आदमी पार्टी का यहां खाता नहीं खुला था, लेकिन हमारा ओपिनियन पोल कहता है कि इस बार कांग्रेस को यहां 12 से 13 सीटों का नुकसान हो सकता है। कांग्रेस को इस बार 9 से 10 सीटें ही मिलने का अनुमान है, जबकि अकाली दल को 6 से 7 सीटों का फायदा हो रहा है और अकाली दल की सीटों की संख्या 9 से 10 तक पहुंच सकती है, यानी कांग्रेस के ही बराबर। इसके अलावा आम आदमी पार्टी को 5 से 6 सीटें यहां मिल सकती हैं। पिछली बार उसे 1 भी सीट नहीं मिली थी, यानी आम आदमी पार्टी को तो फायदा ही फायदा है और बीजेपी को 1 से 2 सीटें मिलने का यहां पर अनुमान है। अब पंजाब के तीसरे और आखिरी क्षेत्र दोआबा का ओपिनियन पोल देखिए। दोआबा का अर्थ होता है 2 नदियों के बीच बसा क्षेत्र। ये 2 नदियां हैं, सतलुज और ब्यास नदी, और इस क्षेत्र में हिंदू और दलित सिख वोटरों का काफी प्रभाव है। दोआबा के 4 जिलों में कुल मिलाकर 23 सीटें हैं। 2017 में कांग्रेस को यहां 37% वोट मिले थे, आम आदमी पार्टी को 24%, अकाली दल को 21%, बीजेपी को 9%। लेकिन इस बार के ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस का वोट शेयर इस बार 7% तक कम हो सकता है, यानी 7% का नुकसान, और यह घटकर 37% से घटकर 30% तक पहुंच सकता है।
जबकि इस क्षेत्र में अकाली दल सारी पार्टियों को पीछे छोड़ते हुए इस बार नंबर 1 पर रह सकता है। अकाली दल को यहां 33% वोट शेयर मिलने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी को पिछली बार की तरह लगभग 25% वोट और बीजेपी को 7% वोट मिल सकते हैं। यानी आम आदमी पार्टी लगभग उतने पर ही है यहां जितना पिछली बार उसे मिला था। बीजेपी को यहां भी 2% वोटों का नुकसान हो रहा है। हालांकि बीजेपी की सीटें 2017 के बराबर ही रह सकती हैं। इस बार कांग्रेस को दोआबा की 25 सीटों में से 7 से 8 सीटें मिल सकती हैं। पिछली बार उसे 15 सीटें मिली थी, यानी आधी रह जाएंगी, यानी सीधे तौर पर आधी सीटों का नुकसान। जबकि अकाली दल को 2017 के मुकाबले इतनी ही सीटों का फायदा होने का अनुमान है। अकाली दल को यहां 9 से 11 सीटें मिल सकती हैं। 2017 में उसे सिर्फ 5 सीटें मिली थी, यानी कांग्रेस को जो नुकसान हो रहा है वो अकाली दल को फायदा हो रहा है। और आम आदमी पार्टी को यहां 3 से 4 सीटें मिल सकती हैं और बीजेपी को 1 से 2 सीटें यहां पर मिल सकती हैं। अब आपको पंजाब की सभी 117 सीटों का ओपिनियन पोल दिखाते हैं। अब देखिए, यह है पंजाब की कुल मिलाकर पूरी की पूरे पंजाब की तस्वीर, और सबसे काम की बात असल में यहीं पर है। तो सबसे पहले आप पूरे पंजाब का, अब क्षेत्रों के बारे में तो हम आपको बता चुके, अब इस सबको मिलाकर पूरे पंजाब का वोट शेयर क्या कहता है देखिए। 2017 में कांग्रेस को 39%, अकाली दल को 25%, आम आदमी पार्टी को 24% और बीजेपी को 5% वोट यहां पर मिले थे। लेकिन ओपिनियन पोल के मुताबिक इस बार कांग्रेस को 30% वोट मिल सकते हैं, आम आदमी पार्टी को 33%, अकाली दल को 26% और बीजेपी को 6% वोट मिलने का अनुमान है। यानी कांग्रेस को छोड़कर बाकी सभी पार्टियों का वोट शेयर बढ़ता हुआ दिख रहा है और कांग्रेस का वोट शेयर कम हो रहा है। अब सीटों का गणित देखिए। पंजाब में कुल 117 सीटें हैं, जिनमें से बहुमत के लिए 59 सीटों की आवश्यकता है, 59। जिसके पास 59 सीटें आ जाएंगी उसकी सरकार बन जाएगी। 2017 में कांग्रेस ने इस नंबर को बड़ी आसानी से पार कर लिया था और कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी। अकाली दल को 15 सीटें मिली थी, आम आदमी पार्टी को 20 सीट, बीजेपी को 3 और अन्य दलों को 2 सीटें पिछली बार मिली थी। तो कांग्रेस ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया था और यह हो पाया था कैप्टन अमरिंदर सिंह की वजह से। लेकिन इस बार कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं है, इसलिए इस बार मुकाबला बहुत कड़ा है और शायद कोई भी पार्टी इस बार बहुमत के आंकड़े को अपने दम पर नहीं छू पाएगी। इस बार कांग्रेस को 35 से 38 सीटें मिल सकती हैं, अकाली दल को 32 से 35 सीटें मिल सकती हैं और आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा 36 से 39 सीटें मिल सकती हैं और बीजेपी को भी 4 से 7 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी ओपिनियन पोल के मुताबिक किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा है। ये हंग असेंबली है, त्रिशंकु विधानसभा है और ये जो 3 बड़ी पार्टियां हैं, इन तीनों की सीटें लगभग बराबर आ रही हैं। लेकिन इनमें भी आम आदमी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभर रही है और कांग्रेस भी उससे ज्यादा पीछे नहीं है। अकाली दल, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में आप समझ लीजिए मुश्किल से 1 से 5 सीटों का फर्क होगा। अगर चुनाव के नतीजे ओपिनियन पोल की तरह रहे तो ऐसी स्थिति में सरकार बनाने के लिए 4 विकल्प होंगे। पहला विकल्प, अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने आपस में गठबंधन कर लिया तो सरकार बन सकती है, क्योंकि दोनों पार्टियों को 77 सीटें मिलने का अनुमान है। दूसरा विकल्प, अगर आम आदमी पार्टी अकाली दल के साथ गठबंधन करे तब भी सरकार बन जाएगी, क्योंकि तब दोनों के पास ओपिनियन पोल के हिसाब से 74 सीटें होंगी और बहुमत है 59 सीट पर। तीसरा विकल्प है ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन राजनीति में और हमारे देश की राजनीति में तो कुछ भी हो सकता है और खासतौर पर अगर अरविंद केजरीवाल साथ में हो तो भी कुछ भी हो सकता है। और अगर कांग्रेस है तो तब भी कुछ हो सकता है। अगर कांग्रेस महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ गठबंधन कर सकती है तो फिर कांग्रेस कुछ भी कर सकती है। और वो विकल्प ये है कि अगर अकाली दल कांग्रेस के साथ गठबंधन कर ले, क्योंकि दोनों पार्टियों के पास बहुमत लायक सीट होंगी, तो भी सरकार बन जाएगी। हो सकता है आज से कुछ वर्ष पहले हम आपके सामने ये विकल्प ना देते, क्योंकि हम कहते कि कांग्रेस का अकाली दल से गठबंधन हो ही नहीं सकता, ये तो असंभव है, विचारधारा मिलती ही नहीं है। लेकिन अब विचारधारा की कोई अहमियत रही नहीं और महाराष्ट्र में आप देख चुके हैं कैसे कांग्रेस और शिवसेना मिलकर सरकार चला रहे हैं।
तो अगर शिवसेना के साथ सरकार चला सकती है कांग्रेस, तो फिर अकाली दल में क्या बुराई है। चौथा और आखिरी विकल्प, हंग असेंबली में राष्ट्रपति शासन का भी बचता है। अगर कोई भी सरकार नहीं बना पाया तो फिर राष्ट्रपति शासन चौथा विकल्प होगा। लेकिन इस समय जितनी भी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, बीजेपी को छोड़कर, कोई ये नहीं चाहेगा कि राष्ट्रपति शासन लगे। और राष्ट्रपति शासन से बचने के लिए ये जो पार्टियां हैं, 3 पार्टियां, ये कोई भी इनमें से 3 में से 2 पार्टियां आसानी से हाथ मिला लेंगी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.